गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 26 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में। ये आज के डिसेंट सा टेक्स्ट सेक्शन आया है। हालांकि इस टेक्स्ट के अंदर काफी ज्यादा डेटा और फैक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन इसको छोड़ के हम लोग ये बात करेंगे कि वीमेन को यूजली कम सैलरी क्यों मिलती है, कम वेजेस क्यों मिलते हैं। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग उसी मॉडल को अप्लाई करने वाले हैं जो हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के लिए किया गया था। उसे कहते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक। अब ये ग्लोबल स्टॉकटेक क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक अनफॉर्चुनेटली मॉब लिंचिंग का केस आया है उत्तर प्रदेश से, तो जीएस पेपर 4 में हम लोग करने वाले हैं मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए एथिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया भूटान रिलेशन, ये हम लोग बात करने वाले हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन से। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा, लेकिन आप लोग इसको ज्यादा मतलब बहुत डिटेलिंग में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं। उनको हटा के हम लोग जनरल जो है इस टॉपिक को करेंगे। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो इंडिया में पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो कि उन्होंने क्या किया है 2019 से लेके 2023 के बीच में जेंडर अर्निंग गैप को और एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। वो उन्होंने कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने ये बताया है कि वीमेन और मेन दोनों के बीच में सैलरी का गैप कितना रहता है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ओवरऑल जो इनकम होती थी मेल और फीमेल की, उसको कंपेयर किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वीकली आवर बेसिस पे इसको कंपेयर किया गया है। मतलब आप एक हफ्ते में कितने घंटे काम करते हो, मेल और फीमेल, और उसके बेसिस पे उनको कितना इनकम होता है, वो पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे किया है। क्योंकि ये ट्रू पिक्चर दिखाता है। आप मान के चलिए 12 महीने में आपको जितनी सैलरी मिली और एक वीक में आपने कितने घंटे काम किया, उस घंटे के हिसाब से कितना आपको वेज मिला। ये ज्यादा बेटर तरीका है रादर देन दिस। तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे किया है और थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे 3 ग्राफ दिए हुए हैं। आप इसको देखोगे तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। पहला ग्राफ आप देखेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईयर दिया गया है 2019, 20, 21, 22, 23। सेम यहाँ पे दिया गया है, सेम यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा 1, 1.5, 2, 2.5, 1, 1.2, 2, 1.4, 1.6। इसका मतलब क्या, आपको मैं बताऊंगा। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेल फीमेल रेशियो ऑफ द वीकली अर्निंग। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, मेल फीमेल रेशियो ऑफ द आवर्स वर्कड। और तीसरे में लिखा हुआ मेल फीमेल रेशियो ऑफ द आवरली अर्निंग। तो मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि आप एक घंटे में कितना पैसा कमाते हो। यहाँ पे दिखाया गया है कि आप एक वीक में कितने घंटे काम करते हो। और यहाँ पे दिखाया गया है आप वीक में कितनी अर्निंग करते हो। ये आवरली अर्निंग है, वीकली अर्निंग है, और आवरली वीकली आवर्स हैं, कितना करते हो। अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 1.5। इस 1 के कंपैरिजन में हम लोग 1.5 को कंपेयर करेंगे। 1 को आप ना वीमेन से रिलेट करिए और 1.5 का मेल से कंपेयर करिए। इस 1.5 का मतलब ये है कि जो मेल है वो फीमेल के कंपैरिजन में 50% ज्यादा अर्न कर रहे हैं। क्योंकि 1.5 है ना, तो इसको आप 1.5 -1 आप अगर आप करोगे तो आपको 0.5 नजर आएगा। परसेंटेज के टर्म में निकालोगे तो वो 50% निकलेगा। इसका मतलब ये होता है। सेम यहाँ पे भी होता है, जैसे यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 20% की बात कर रहा है। यहाँ पे 1.4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 40% की बात कर रहा है। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहा है वो, 3 उन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल और रेगुलर वेज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर वेज और कैजुअल। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल और रेगुलर वेज, तीनों में मेल और फीमेल किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो इससे हमें पता चलता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो मेल हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, आखिर में जाएं 2023 में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ था कि 2.8। इसका मतलब ये हुआ कि मेल
फीमेल के कंपैरिजन में कितना अर्न कर रहे हैं। आप 1.2.8 को एक में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 आपको यहाँ पे आएगा। यानी कि और इसका परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो कम से कम 80% ज्यादा अर्न करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। कैजुअल लेबर के बारे में बात करें तो कम से कम 50% ज्यादा अर्न करते हैं मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। रेगुलर वेज के में भी ज्यादा अर्न करते हैं, लेकिन पिछले एक साल में वो थोड़ा सा कम हुआ है। अगर आप लोग आवरली वर्किंग की बात करें, आवरली मतलब वीक में आप कितने आवर काम करते हो, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो सेल्फ एम्प्लॉयड मेल होते हैं वो फीमेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा काम करते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब किसी की दुकानदारी होती है, कोई भी और काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड करता है, किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो खुद ही काम करता है, वो वीमेन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा घंटे तक काम करते हैं क्योंकि आवर दिखाया है ना। वहीं अगर आप आवरली अर्निंग देखें, आवरली अर्निंग, तो यहाँ पे आपको गैप बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा मेल और फीमेल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 की तरफ जा रहा है। अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पर घंटे के हिसाब से अर्निंग देखोगे तो मेल और फीमेल की अर्निंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप वीकली अर्निंग देखोगे तो काफी फर्क होता है, अगर आप वीकली आवर भी देखोगे तो काफी फर्क होता है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, दो तीन कंक्लूजन यहां से निकलते हैं। पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मेल है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा घंटे तक काम करते हैं। पहला तो कंक्लूजन ये हुआ। दूसरा कंक्लूजन ये हुआ कि जो मेल है वो फीमेल के कंपैरिजन में वीकली ज्यादा पैसा कमाते हैं। तीसरा, मेल फीमेल के कंपैरिजन में हर घंटे ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन गैप उतना ज्यादा नहीं है जितना इसमें है और इसमें है। मतलब घंटे के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, फीमेल मेल से बहुत ज्यादा कम नहीं कमाती है, ऑलमोस्ट बराबर ही कमाती है। अब यहाँ पे इन्होंने दो चार बातें जो है अपने हिसाब से बोली हैं। इनका पहला कहना भी, इसका रीजन क्या है कि वीमेन कम घंटे काम क्यों कर रही है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। दूसरी बात फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, आपको बच्चों का टेक केयर करना है, घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको उनका टेक केयर करना है, जिसकी वजह से आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। जो आपका अनपेड वर्क होता है, यस, घर में खाना बनाना है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो दूसरा थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे मेडिकल इश्यूज भी कह सकते हो। मेडिकल इशू तो नहीं कहूंगा मैं, कम से कम आप ये जो है जैसे जो मंथली पीरियोडिक जो सर्कुलेशन होता है, राइट, वहां से आप कह सकते हो 2-3 दिन का डिस्टरबेंस होता है, तो उसकी वजह से शायद वर्किंग आवर्स जो है वो कम हो सकते हैं। उसके अलावा आप ये एक बात और कह सकते हो, जैसे जो मेल होते हैं वो जो है रात को भी काम कर सकते हैं। यस, लेकिन फीमेल यूजली रात को काम करना अवॉइड करती हैं, तो वर्किंग आवर्स अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो इन सारे रीजन की वजह से वर्किंग आवर कम होते हैं। लेकिन अगर आप आवरली बेसिस पे काउंट करोगे, जैसे कि फीमेल ने भी 5 घंटे काम किया, एक मेल ने भी 5 घंटे काम किया, दोनों के वेज के अंदर उतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना नजर आता है। तो ये इस आर्टिकल का कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों है, फीमेल कम काम क्यों करती है। इसका एक रीजन यहाँ पे नजर आता है कि जो इनकम जनरेशन, मतलब पैसा कमाने के जो तरीके हैं, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। तो जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी, काम ही नहीं होगा मार्केट में, तो आप काम कैसे करोगे। अब सोचने की बात है, मान लो मार्केट में 10 लोगों के काम है और दूसरी मार्केट में 50 लोगों के लिए काम है। पहले मार्केट की पॉपुलेशन जो है वो 50 है, दूसरे मार्केट की पॉपुलेशन जो है वो 70 है। अब क्योंकि काम कम है तो किसकी प्रेफरेंस रहती है काम करने की, डेफिनेटली मेल की प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। लेकिन अगर काम ज्यादा है तो मेल और फीमेल दोनों ही काम कर सकते हैं, क्योंकि जो मेल है उससे वहां की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो फीमेल भी डिमांड पूरी कर सकती है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये भी नजर आता है कि भाई काम ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, दूसरी चीज ये भी आप कह सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में ही मशीनें का यूज ज्यादा हो रहा है, तो मशीनों की वजह से जॉब लॉस होता है। तो जब जॉब लॉस होगा तो सबसे पहले जॉब लॉस किसका होगा, वो फीमेल का होगा रादर देन मेल का। ये एक रीजन यहाँ पे नजर आता है। नेशनल सैंपल सर्वे क्या कहता है, वो कहता है कि भैया यू शेप रिलेशन होता है बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
इसका मतलब ये हुआ कि जब शुरुआत में महिलाएं, जब उनको एजुकेशन मिलना शुरू होता है शुरुआत में, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होता है। धीरे धीरे जब एजुकेशन लेवल अच्छा खासा हो जाता है, उसके बाद दोबारा से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसका एक प्रैक्टिकल सा अगर आप रीजन देखें, वो तो ये नजर आता है कि जैसे जो महिलाएं अनपढ़ हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। यस, वो डोमेस्टिक हेल्प इस तरह का काम कर रही हैं, या कोई और छोटा काम कर सकती हैं। लेकिन जब महिलाओं को आप एजुकेशन देना शुरू करते हो, इसके दो तीन इम्पैक्ट होते हैं। पहली बात तो इम्पैक्ट ये होता है कि वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इनको स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है। पहले तो वो अवेलेबल थी तो काम कर लिया करती थी। तो एक तो अवेलेबिलिटी की दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि जब महिलाओं को एजुकेशन मिल जाती है, तो एग्रीकल्चर में तो काम नहीं करेंगी, वो तो इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर में काम करने की कोशिश करेंगी, वहां पे जॉब्स कम है। तीसरी बात, अगर महिलाओं को एजुकेशन मिलती है तो वो डोमेस्टिक वर्क नहीं करेंगी, वो एक डिसेंट काम करना चाहेंगी अपनी एजुकेशन स्किल के हिसाब से। हालांकि डोमेस्टिक वर्क भी डिसेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाते हो, तो फिर आप डोमेस्टिक वर्क तो नहीं करोगे। तो इनका यह कहना है कि एनएसएसओ का यह कहना है, एक यू शेप रिलेशन होता है बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे महिलाओं को एजुकेशन मिलता है शुरुआती दौर में, जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए कम होती है। धीरे धीरे वो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो महिलाएं एजुकेटेड होती हैं वो वाइट कॉलर जॉब करना पसंद करेंगी, सर्विस सेक्टर में जॉब करना पसंद करेंगी, अच्छी जॉब करना पसंद करेंगी। राइट। उसके अलावा ये नहीं, हाँ ठीक है, हाँ तो ये आप जो है यहाँ से कर सकते हो। तो आप यहाँ से अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आराम से क्वेश्चन भी लिख सकते हो एक मेंस के लिए। क्वेश्चन आप इसी तरह से बना सकते हो, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड बिहाइंड लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। ठीक है, आप ये कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि ये मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, ऊपर वाली हेडिंग नीचे वाले पॉइंट यहाँ पे भी कवर होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करें, टाइम स्पेंड, जो अनपेड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, घर का काम करना, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा स्पेंड करती हैं, तो फॉर्मल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का पार्ट नहीं होने पड़ती हैं। हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कास्टिस्ट सोसाइटी है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे महिलाएं नहीं जाती हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग, वहाँ पे महिलाओं को जाना उतना पसंद नहीं किया जाता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं नहीं जाती हैं। तो ऐसे कुछ प्रोफेशन भी हो सकते हैं, तो कास्ट की वजह से, पैट्रियार्कल नोशंस की वजह से भी ये सब वहाँ पे होता है। उसके अलावा इनकम ऑफ द अदर मेंबर्स, अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा। उसमें क्या कहते हैं, जब रिश्ता लेके जाते हैं, कि हमारे घर की महिलाएं बाहर काम नहीं करती हैं। तो एक टैबू माना जाता है बाहर काम करना, समाज में एक बड़ा नीचा काम माना जाता है जब महिलाएं बाहर करती हैं काम। राइट। तो एक वो समस्या भी है। आप ये चीज देखिए, जब किसी हाउस होल्ड की इनकम कम होती है, तो अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए महिलाएं काम करती हैं। लेकिन जब फैमिली की सैलरी बढ़ने लगती है, मतलब वहां पे जो मर्द होता है, जो मेल होता है, उसकी सैलरी अगर इंक्रीज होती है, तो फीमेल को जॉब से उठा लिया जाता है, मतलब वो जॉब उसको करने नहीं दिया जाता, क्योंकि मेल की सैलरी बढ़ गई, घर का खर्चा तो मेल चलाएगा, तो फीमेल घर पे बैठ जाती है। ये समस्या यहाँ पे है, मतलब बैठा दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुद बैठती है, बैठा दिया जाता है। तो पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको यहाँ पे नजर आता है। चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे अर्बन एरिया में हो, अनपढ़ वर्ग जो है वो महिलाओं को करना पड़ता है। उसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले केस, लैक ऑफ सैनिटेशन, अनसेफ ट्रैवलिंग, पुअर चाइल्ड फैसिलिटीज वगैरह, ये सब भी महिलाओं को डिस्करेज करती हैं काम करने के लिए। तो इसीलिए जो है वो जो गैप है वो काफी ज्यादा है। चलिए जी, आगे वाला टॉपिक कहता है, वो कहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करता है, और ये बात करता है ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ स्टॉक टेक क्या है। जब पेरिस कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, 2015-16 में पेरिस कन्वेंशन हुआ, और पेरिस कन्वेंशन के अंदर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात कही हम लोगों ने कहा भैया हम लोग क्लाइमेट चेंज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकेंगे। अब बहुत अच्छी कोशिश करेंगे तो, लेकिन इसको किसी भी हद तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। चलिए ठीक है, इसको अचीव करने के लिए हर कंट्री ने अपना अपना एनडीसी पेरिस कन्वेंशन के अंदर दिया था। ठीक है, अब सबने वादा तो कर दिया,
लेकिन वादा निभाओगे कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है कि मैं CO2 को रिड्यूस करूंगा ये वो। उसके लिए हर 5 साल के बाद एक रिव्यू किया जाएगा कि आपने जो बोला था पेरिस में, क्या एक्चुअली आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसे कहते हैं स्टॉकटेक रिपोर्ट। तो क्लाइमेट चेंज के लिए तो इसे हम लोग ने इसको कर दिया है, लेकिन पहली बार हम लोग सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट भी करने वाले हैं। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोगों ने बनाया था, तब इस तरह का प्रोविजन हम लोगों ने उसके अंदर ऐड नहीं किया था, लेकिन अब इसके अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे। 2020 के अंदर $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था सोलर एनर्जी के अंदर में। 2022 में ये इंक्रीज हो गया, $380 बिलियन हो गया। और यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि यहाँ पे बहुत हद तक अराउंड 50% जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो चाइना में हुआ है। और चाइना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है ही नहीं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो है मेजरली इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है। बाद में इसके अंदर बहुत सारी कंट्री जुड़ गई। इस समय 16 कंट्री जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। और दुनिया भर में जो मेजर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो चाइना के अंदर हो रही है सोलर के अंदर। हालांकि इंडिया भी है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन चाइना यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर 1 है। आप यहाँ पे देखिए, नियरली अ फोर्थ और अबाउट 350 मेगावाट वो सिर्फ चाइना में इंस्टॉल किया गया है। इंडिया में 62 गीगावाट इंस्टॉल किया गया है। तो बहुत फर्क है। और वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट भी नहीं है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के में जो है हम लोग 3 फंड की बात कर रहे हैं। पहला फंड है पेमेंट गारंटी फंड, दूसरा है इंश्योरेंस फंड, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट फंड। ये तीनों फंड जो है वो स्टॉकटेक रिपोर्ट को स्पॉन्सर करेंगे। उसके बाद जो है वो स्टॉकटेक रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोगों ने 2015 में लॉन्च किया था। तो मोदी जी और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने मिलकर इसको किया था। ये एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म हो जाता है। ISA की जो मेजर थीम है वो है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी, जिसका मतलब ये है कि $1000 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं 2030 तक सोलर एनर्जी में। 1000 मिलियन पीपल, मतलब 100 करोड़ लोगों को क्लीन एनर्जी देनी है। 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। तो ये है 1000 वाला खेल। $1000 अमेरिकन डॉलर, 1000 मिलियन लोगों को एनर्जी, और 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी। इसके तहत हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को चलाया था। इसके अलावा अगर आप वो इसमें और ऐड करना चाहो तो 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 को हर साल हम लोगों ने रिमूव करना है। 4 चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जो ISA है इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम यानी गुड़गांव में हो जाता है। कई सारे प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हुए हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा डिटेल में करें। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये इनिशिएटिव को थोड़ा डिटेल में करें। बाकी तो आप हल्का हल्का करोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है जी। चलो, मॉब लिंचिंग का बड़ा अनफॉर्चुनेट सा यहाँ पे केस आया है। और उत्तर प्रदेश का ये केस है। दशहरे का सेलिब्रेशन चल रहा था, उसमें हुआ ये कि एक यूथ ने दूसरे के अंदर टक्कर मार दी, और उसकी वजह से वहां पे उसकी पिटाई कर दी गई, और एक मॉब लिंचिंग का केस आया है अनफॉर्चुनेटली। तो मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग कई सारे एथिकल इश्यूज जो हैं वो जुड़े हुए हैं। कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं? भैया, लोगों के अंदर टॉलरेंस है ही नहीं। 2 रुपए के ऊपर लोग किसी को गोली मार देते हैं, 2 रुपए के लिए उसको पीट पीट के मार देते हैं। किसी ने किसी को चलते हुए रास्ते में कोई गिर गया, किसी का धक्का लगने से उसको पीट पीट के मार दिया। टॉलरेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। ये एक एथिकल इश्यूज है मॉब लिंचिंग को लेके। शोज लैक ऑफ एम्पथी। दूसरे का दर्द आप समझते ही नहीं हो फेलो सिटीजन्स का, बस मारने से मतलब है। शो ऑफ द लैक ऑफ एम्पथी, फेलियर ऑफ द स्टेट। ऑन द स्पॉट जस्टिस करने की बात करते हैं लोग। अगर मान लो किसी ने कुछ गलत काम कर भी दिया है, अगर किसी ने कोई चोरी कर दी है, तो उसको पुलिस में लेके जाइए ना। लेकिन लोगों का स्टेट से विश्वास उठता चला जा रहा है, जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठता चला जा रहा है, इसलिए वो ऑन द स्पॉट मॉब लिंचिंग करते हैं और वहीं पे फैसला करके उस आदमी को मार देते हैं। और हमारी फिल्में भी कम नहीं है भाई, वो भी इसी तरह की चीजों को शो करती है, और अनफॉर्चुनेटली चीजें से खराब होती हैं। लैक ऑफ विजडम।
सोचने समझने की लोग शक्ति लोगों की कम हो गई है, खुद का दिमाग तो लगाते नहीं, र्यूमर्स और प्रोपागेंडा के अंदर ही बिलीव करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी चलता रहता है, लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसको टेस्ट भी नहीं करते कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। राइट। ये सारी चीजें, और लोग ये नहीं समझते कि जो मॉब लिंचिंग है पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक है। सोसाइटी में जो पीस है वो उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि एक मॉब लिंचिंग होगा तो फिर वहां पे कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं, और जो उनको ही नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पे ये दिक्कतें होती हैं। तो मॉब लिंचिंग के रीजंस वही हैं: फेलियर ऑफ द स्टेट, राइज ऑफ द टॉलरेंस, मिसगाइडेड यूथ, यंग लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, काम धंधा है नहीं, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस जो ग्रुप्स होते हैं उनको मिसगाइड करते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पैसा वैसा दे के। तो अनफॉर्चुनेटली वो यूथ फिर इस तरह के काम करता है। ऐसा दिखाया जाता है लोगों को, एक ऐसा भड़काया जाता है, मिसगाइड किया जाता है कि आपने खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपकी कम्युनिटी खतरे में है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। उसके लिए चक्कर में लोगों के मन में ये भावना फैल जाती है कि आपकी कम्युनिटी को खतरा है, तो किसी खास कम्युनिटी को लेके आपके मन में हेट की भावना हो सकती है। बायस्ड व्यू, ये उसी को साथ आप जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। लैक ऑफ इम्प्यूनिटी, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई एक आदमी क्राइम करेगा तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जब 100 आदमी मिलकर क्राइम को करेंगे तो पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है। और प्रोपेगेंडा तो जो है आप ऊपर वाले उससे जोड़ के देख सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, स्पेशली जब इलेक्शन का टाइम होता है तब इस तरह की चीजें जो है ज्यादा नजर आती हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो? एक इमीडिएट स्टेप है और लॉन्ग टर्म स्टेप है। इमीडिएट स्टेप तो सीधी सी बात वही है भैया, जिन्होंने वो मॉब लिंचिंग किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लोगों को वार्निंग दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू इन केसेस को चलाया जाए, ठीक है। और कम्युनिटी लीडर्स जैसे रिलीजियस लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स, उनको सामने आना चाहिए और इस तरह के वायलेंट एक्ट को पूरी तरह से उनको अपोज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टेप वही हो सकते हैं कि कुछ स्पेशल कानून बनाया जाए मॉब लिंचिंग को लेके। अभी हमारे देश में मॉब लिंचिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, तो ये बनाया जाना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग कानून है उनके अंदर काफी ज्यादा एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जाना चाहिए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दीजिए आप, फैमिली में, स्कूल में, वो जरूरी है बहुत ज्यादा। राइट। उसके अलावा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। अगर आपके समाज में, आसपास सोसाइटी में ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप पुलिस को उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्मिंग टाइज। वार्मिंग टाइज ये बात कर रहा है किसके लिए? ये बात कर रहे हैं भूटान और चाइना के बारे में। आपको भाई बताता चलूं, भूटान और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है और भूटान की जो सिक्योरिटी है वो इंडिया गाइड करता है, तो इसीलिए चाइना के साथ उसके फॉर्मल रिलेशन नहीं है। लेकिन भूटान के फॉरेन मिनिस्टर तोंदी दोरजी जी ने क्या किया? चाइना का विजिट किया। क्यों किया? क्योंकि दोनों अपने देश में जो उनके बीच में बाउंड्री इश्यूज हैं, बाउंड्री को लेके उसको सोल्व करने की बातचीत चल रही है। तो और ये अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े ऑफिशियल भूटान के उन्होंने चाइना में जाकर विजिट किया है, वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। भूटानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? उनका कहना है कि हम लोग चाइना के साथ जो भी अग्रीमेंट करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन इंडिया को थोड़ी चिंता यहाँ पे है, क्योंकि डोकलाम वगैरह जो इशू आया था कुछ साल पहले, राइट, वो अभी दोबारा से भी आ सकता है। क्योंकि हो सकता है चाइना भूटान को किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करे कि आप इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और ये इंडिया के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप डोकलाम को देखेंगे तो बहुत सेंसिटिव है। देखिए, ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक एरिया भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है आपका डोकलाम, और ये आपके नजर आती है, ये है चुम्बी वैली है। डोकलाम वैसे भूटान का पार्ट है, लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है। देखिए, चुम्बी वैली में तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो डाउन नीचे वाला एरिया है। ये एक प्लेटू एरिया है, एक छोटी सी पहाड़ी टाइप का एरिया है। तो चाइना वाले क्या कर रहे थे, यहाँ पे सड़क निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर बाई चांस वो यहाँ पे सड़क निकाल लेते या अपना आर्मी बेस बना लेते, तो हमारे इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पूरी तरह से नजर रख सकते थे, और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत डेंजरस होता। क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक जितना चाइना आएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को वो दिक्कत दे सकता है।
कल को फ्यूचर में अगर कोई वॉर हो गया तो चाइना इंडिया को कट ऑफ कर सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। तो जब ये इस तरह की नौबत आई तो इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पे रोड बनाने से, चाइना वाले जो बना रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, और फिर बाद में चाइनन जो ट्रूप्स है वो पीछे की तरफ हट गए। तो ये एक इशू है चुम्बी वैली वाला जो भूटान और चाइना के बीच में बनता है, उसको लेके जो है वहां पे अभी वो यात्रा की गई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको भूटान और उसके बारे में पता होना चाहिए, चाइना के इश्यूज के बारे में। तो डोकलाम जो है एक 269 स्क्वायर किलोमीटर का प्लेटू है। पूरी जो कहानी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। भूटान और चाइना के बीच में 1988 और 1998 के अंदर 88 और 1998 के अंदर अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम लोग दोनों के जो बॉर्डर हैं उसके ऊपर शांति कायम करेंगे, और अगर कोई इशू होता है तो उसको बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे। तो ये एक इन्होंने अग्रीमेंट यहाँ पे किया हुआ है। रिलेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। 1968 में इंडिया और भूटान के बीच में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था डिप्लोमेटिक रिलेशन। हालांकि उससे पहले भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन 1968 में हम लोगों ने एम्बेसी वहाँ पे ओपन कर दी थी। ठीक है, उसके अलावा हमारे बीच में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी हुआ था 1949 में। इस ट्रीटी के तहत जो भूटान की फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया गाइड करता है। इसीलिए भूटान किसी ऐसे कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाता जो इंडिया का दुश्मन है, और इसीलिए उन्होंने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक नहीं बनाया है। और अगर वो बनाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो पीस ट्रीटी का आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी हम डिजाइन करेंगे। वहीं पे इसी ट्रीटी का एक और आर्टिकल है, वो आर्टिकल ये कहता है कि भाई भूटान किसी भी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा या उसके साथ वेपन्स वगैरह जो है वो ट्रेड नहीं करेगा जो कि इंडिया की ब्लैक लिस्ट में है। ये भी उसी ट्रीटी का जो है आर्टिकल 12 कहता है। तो इसका मतलब हम लोग वो चाइना से वेपन खरीद नहीं सकता भूटान। हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हालांकि इकोनॉमिक जो एड है हम लोगों ने भूटान को बहुत बार दिया है। भूटान के अंदर बहुत सारे जो थर्मल पावर, सॉरी, ये जो हाइडर पावर प्लांट हैं वो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। लगभग 700 किलोमीटर की बाउंड्री हम लोग भूटान के साथ शेयर करते हैं। हमारे आपस में रिलीजियस कल्चरल लिंक्स बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इंडिया भूटान के बीच में होती है। भूटान और इंडिया दो एक ऐसे कंट्री हैं, आप मान के चलिए, जिसके अंदर बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं है किसी भी तरह का। इवन बॉर्डर डिस्प्यूट भी नहीं है और वैसे भी डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है। भूटान अपने आप में बहुत यूनिक कंट्री है क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव कंट्री है। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव, अभी कार्बन न्यूट्रल या कार्बन पॉजिटिव भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि भूटान जितना CO2 रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आप उस सेंस में कह सकते हो। बस इतना ही था इसके बारे में। आज एक एक आर्टिकल दिया हुआ है वीमेन और मैरिज लेबर मार्केट के बारे में। तो जो एडिटोरियल हम लोगों ने किया है उसी से मिलता जुलता सा है ये। 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप इसको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए उतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।